के लिए एडिशन हम डिस्कस करेंगे नहीं, टाइम मिले तो कर लेंगे। लेकिन अगर टाइम है ना तो फिर आपने अगर एक ही चीज को बार बार करने का फिर फायदा तो ना होगा ना, कि अगर टाइम है तो एडिशनल क्वेश्चन कर ले। अगर एक दफा पहले किए हो तो फिर जरूरत नहीं है, अगर नहीं किए तो एक दफा कर ले। लेकिन यह है कि पेपर ना रिलैक्स होकर देना होता है, तसल्ली से, मेंटली तौर पर ना आपने पीस में रहना। मतलब ये पेपर आप अगर फेल करोगे ना तो खुद फेल करोगे। किस वजह से फेल होता है? जब आप पैनिक हो जाते हो। मतलब अगर आपको पहले 10 मुसलसल क्वेश्चन ना आते हो ना, वो बंदा पेपर अपना फेल करके बैठ जाता है, हालांकि बाकी 40 क्वेश्चन भी होते हैं, तो 10 से बंदा फेल नहीं होता। आधे पेपर गलत करने का ऑप्शन होती है हमारे पास। अगर ये सोचेंगे तो पेपर पास करने के लिए और कॉन्फिडेंस ज्यादा कि आधा पेपर हम गलत कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ना जरूरत ही नहीं है, जितना पढ़ा जाता है पढ़ो, समझो, बस। जरूरी नहीं है कि आज आपने सोचा मैंने 3 चैप्टर करने और 2 हुए तो ठीक है, 2 तो हो गए ना। और पेपर में भी अगर आपका कोई पोर्शन रह जाता है तो कोई मसला नहीं, उसमें से पूरे 50 नंबर का पेपर थोड़ी आता है। लेकिन जितना आपने अपने आप को ना कॉन्फिडेंट रखना है ना, उतना एमसीक्यूज पेपर पास करने में आसानी होती है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन होती है। बंदे ने अब इतने स्ट्रगल किया है तो चारों ऑप्शन से भी आइडिया हो जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या बन सकता है। हाँ जी, तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 9, तो ये दोनों देखते हैं। लिखा हुआ फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ कंबर एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड। कॉस्ट उसने दे दी, समराइज्ड ट्रायल बैलेंस है जी, और डेट कौन सी लिखी हुई है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ। वो कहता है फर्नीचर की कॉस्ट आपके पास है 2535 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी, व्हीकल की कॉस्ट भी बता दी, और फर्नीचर, हाँ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने डेट बता दी ऊपर। ये फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और ये व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, पेपर में कई दफा सवाल आता होता है ये पहले चैप्टर के रिलेटेड कि बताओ सेम नेचर किसकी है, कैरेज इन और कैरेज आउट क्या सेम नेचर है, मतलब दोनों डेबिट साइड पर आते हैं। तो नेचर का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस में दोनों सेम साइड पर आना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न को कहते हैं, वो डेबिट नेचर में आ जाती है, और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट नेचर। तो एक दफा पेपर में आ गई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कैरेज आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड सेम नेचर है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड पर होता है और जो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न है वो भी क्रेडिट साइड पर होता है। ये भी इस टाइप का भी एक सवाल पेपर में आता होता है। फर्नीचर की कॉस्ट भी उसने बता दी, व्हीकल की कॉस्ट भी बता दी, फिर इन्वेंट्री बता दी, फिर ट्रेड रिसीवेबल बता दिए, ऑफिस एंड अदर सप्लाईज, सेल सप्लाईज, कैश एंड बैंक बैलेंस, परचेज रिटर्न्स, सैलरीज एंड कमीशंस, रिटर्न, रेंट एंड इंश्योरेंस, यूटिलिटीज एंड रिपेयर्स, गुड्स विदड्रॉन। अब ये जो गुड्स विदड्रॉन है ये कहां कहां लिखेंगे पता है? ये सिर्फ ड्राइंग्स में लिखेंगे, परचेज में से नहीं माइनस करना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। आगे लिखा हुआ है जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एक अजीब सी बात आई हुई है पेपर में। अब हो सकता है आपके पेपर में तो ये है ही ना कि ब्रॉड और डेबिट साइड पर गिवन है। नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल का जो प्रोविजन होती है वो क्रेडिट साइड पर होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये एक पहला सवाल है जो कि डेबिट साइड पर आया हुआ। अब हम जब लेजर बनाते हैं इसका, क्योंकि आप लोगों ने तो लेजर से प्रैक्टिस की हुई है ना, जब लेजर बनाए तो हम ब्रॉडन तो यहां पर लिखते हैं, लेकिन इसका ब्रॉडन यहां पर लिखेंगे क्योंकि उसने खुद ही डेबिट साइड पर गिवन किया हुआ है। अगर क्रेडिट साइड पर ब्रॉडन होता है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर होगा तो फिर डेबिट साइड पर लिखेंगे। ये एक, हाँ इसका कैरी ऑन भी इधर ही आएगा अनटिल एंड अनलेस कि उसने कोई गलती ना की। आगे जाकर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे तो उसने कहा कि ये ब्रॉडन डेबिट साइड पर क्यों आ रहा है, उससे गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से ब्रॉडन डेबिट साइड पे चला गया। तो हम लिख देंगे डेबिट साइड पर और गलती ठीक कर देंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, वही कैपिटल दे दिया 12% और लिया किस दिन लोन, 1 अप्रैल 18 को। हमारा ईयर एंड क्या है, इसका मतलब है 9 मंथ बिफोर। 1 अप्रैल को लिया ना और दिसंबर ईयर एंड है, 9 मंथ बिफोर। फिर ट्रेड पेएबल, सेल्स, अदर इनकम, ठीक होगी बात। उसके बाद है जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए। इन्वेंट्रीज एज एट दिसंबर 2018 वर वैल्यूड 3860। वो कहता है जी आपके पास इन्वेंट्री है ना वो 3860 है। ऑफिस एंड सेल्स कॉस्टिंग 90,000 इज स्टिल अनयूज्ड। ये ऑफिस सप्लाईज की बात कर रहा है। अनयूज्ड का क्या मतलब है,
क्लोजिंग स्टॉक एक तरह का, मतलब ये अनयूज्ड का मतलब होता है कि हमने खरीद लिया लेकिन इस्तेमाल, इसका क्या करते होते हैं भला, माइनस करके करंट एसेट, माइनस करके। अब आगे उसने एक और बात कही थी, कहता 30% ऑफ द सेल सप्लाईज आर नॉट यूजेबल ड्यू टू डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी। कहता है कि आपका ना वो जो 30% है ना जो पड़ा हुआ है ऑफिस सप्लाईज, वो खराब हो गई, वो यूजेबल कंडीशन में ही नहीं है। इसका मतलब है कि 90,000 ऑफिस सप्लाईज पड़ी हुई थी जिसमें 30% खराब हो गई। जो खराब हो गई उसका क्या करेंगे, एक्सपेंस में जाएगा, तो इसका 30% और निकाल लें, 27,000 तो माइनस कर दे, 90 में से 27 60, तो 63 आपका चला जाएगा। आपने करना क्या है, दो दफा करने की बजाय ना आप ऐसा करें 63 ऊपर ऑफिस सप्लाई से माइनस करके एसेट में लिख दें, बाकी सारे को एक्सपेंस में लिख दें। देखें आपके पास ऊपर ऑफिस सप्लाईज कितनी पड़ी हुई है, 210। अब आपने क्या करना है, 210 में से 90 अनयूज्ड है, माइनस करेंगे। अब 90 माइनस नहीं करेंगे, 63 ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि 30% और भी एक्सपेंस हो गया। वो जो पड़ा हुआ स्टॉक है उसमें 30% और खराब हो गया, जो खराब होगा उसको भी तो एक्सपेंस में लिखेंगे ना। तो हम ऐसा करते हैं कि 90 माइनस करने की बजाय ना 63 ही माइनस कर देते हैं, या पहले ऐसा करो 90 माइनस कर दो और 27 अलग से एक्सपेंस में लिख दो ना। जो ये 30% जाया हुआ ये भी तो एक्सपेंस में जाना है ना। तो अब ऐसा करते हैं, दो तरीके हैं, या तो इसमें से डायरेक्ट 63 माइनस कर दो और जाकर करंट एसेट में लिख दो, 210 में से 63 माइनस करके एक्सपेंस में चला जाएगा और बाकी 63 किधर चला जाएगा, करंट एसेट में। ठीक होगी बात, अनयूज्ड है ना, पड़ा हुआ है, कैरिड ऑन में नहीं, अलग से ऑफिस सप्लाईज के नाम से, जैसे प्रीपेड आता है अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज के नाम से नहीं, क्योंकि ये कर सकते हैं लेकिन बेहतर है अलग ही लिखो। तो जैसे वो पैकिंग मटेरियल वाला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 24 असाइनमेंट में, पैकिंग मटेरियल की वही सवाल तो है। क्लियर होगी बात, ये सीधा सीधा ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो 90 है ये ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक बच गया अनयूज्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 30% और निकाल के बाकी बच गया 63 210 में से माइनस करके करंट एसेट में और बाकी सारा एक्सपेंस में। आप कहेंगे सर 27 दोबारा एक्सपेंस में लिखोगे क्या, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि वो 210 में से आपने 90 माइनस नहीं किया तो वो 27 एक्सपेंस में चला गया उसके साथ। और दूसरा तरीका कार क्या था, आप कहते हो नहीं मुझे इस तरह नहीं समझ लग रही, तो मैं ये कहूंगा कि 210 में से 90 माइनस कर दो, कितना एक्सपेंस में जाएगा 210 में से 90 माइनस करने के बाद 120 और मजीद 27 और एक्सपेंस में चला जाएगा। कौन से वाला, जो खराब हुआ है। तो टोटल कितना एक्सपेंस में चला गया 140 और 210 में से 63 माइनस करो फिर भी तो 147 ही आ रहा है। तो ये आप अपने तरीके से जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन डबल नहीं करना। उसके बाद ये क्लियर हो गया पहली एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट पे आए, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड इंपॉर्टेंट। जो मैं कह रहा था ना कि एक दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी रिपीटेड है, ये जाग जाओ। इस पे तो टाइम भी लगना है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन लगना है टाइम। ठीक है जी, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड, ऊपर पड़ा होगा कहीं रेंट एंड इंश्योरेंस 545 कहते उसके अंदर शामिल है। ये आपसे ही मैंने करवाना है, अपने अपने कैलकुलेटर भी निकाल दें। 75 पेड फॉर द फोटोकॉपी मशीन, कहते हैं कि आपने एक फोटोकॉपी मशीन रेंट पे ली और उसके लिए कितने पैसे पे कर दिए 75,000। The machine was obtained on 1st November 2018 at a fixed rent of ₹75,000 per quarter and additional 0.40 for each copy। अच्छा नहीं, ये वो वाला सवाल नहीं है जो मैंने समझा था कि ये इसमें ये सवाल आगे शायद आया भी सही आएगा, वो वाला सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आया हुआ पेपर में, एडजस्टमेंट ये आई हुई है। उसमें सवाल ये था कि वो पहले रेंट पे लेता है और फिर वो खरीद लेता है, वो रेंट वाली मशीन ही खरीद लेता है। पहले रेंट पे लेता है, कुछ दिन इस्तेमाल करता है, फिर उसे वो पसंद आ जाती है मशीन, वो खरीद लेता है। तो फिर वो पहले तो रेंट पे जब लेते हैं तो वो हमारा एसेट नहीं होता, तो जब खरीद लेते हैं
तब वो हमारा एसेट बन जाता है, ये वो नहीं है। तो आपने से आसान है 75, वो कहता है रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड 75,000 पेड फॉर अ फोटोकॉपी मशीन, और वो कब मशीन लेकर आ रहे हो 1 नवंबर 2018। रेंट कितना दे रहे हो पर क्वार्टर का 75,000, और वो शामिल भी है रेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर। कहते हैं एंड एडिशनल 0.40 फॉर ईच कॉपी, और उसने कहा कि भाई 75,000 मैंने रेंट लेना है, और जितनी भी कॉपीज आप करोगे ना पर मंथ या पर ईयर, तो हर कॉपी के पीछे मैंने 0.40 पैसे भी लेने हैं। इसका मतलब है 40,000 कॉपीज बनी दिसंबर तक, 40,000 कॉपीज बनी, इसका मतलब है और उसने कितने पैसे देने हैं 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.416। इसका मतलब है हम रेंट के सूरत में कितने पैसे देंगे, 75,000 दे चुके हैं और वो एक्सपेंस में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा बनता कितना है रेंट, बताओ जरा बनता कितना है। 1 नवंबर को मशीन लेकर आ रहे हो रेंट पे, 2 महीने हमारे साल के बने, तो क्वार्टर का है 75,000, तो 2 महीने को कितना हुआ 50,000। 50,000 एक एक्सपेंस बनता है और 16,000 दूसरा बनता है, तो टोटल खर्चा कितना बनता है जो हमने देना है 50,000 हमने देना है रेंट के नाम से 2 महीने का, और 16,000 देना है उस साल की कॉपीज का, तो टोटल कितना देना है 60, और हमने कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है और एक्सपेंस में लिखा हुआ है, और एक्सपेंस बनता कितना है 66,000, तो एडवांस दिया हुआ है या कम दिया हुआ है कितना 9,000, उस 9,000 की एडजस्टमेंट कर रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस करंट टैक्स। देखिए 75,000 एक क्वार्टर का आपने रेंट दिया है, एक क्वार्टर का रेंट, एक क्वार्टर में महीने कितने होते हैं 4, फिर सोच ले 4 होते हैं 5 होते हैं या 3 होते हैं एक क्वार्टर में, अब 3 कर दे, अभी भी यकीन नहीं है, चलो 4 कर लेते हैं, 3 ठीक है। चल तो 3 महीनों का आपने रेंट दिया 75,000, तो पर मंथ कितना बना 25,000, ठीक है। अब आपने मशीन किस दिन ली, परेशान ना हो करे, मैं तो ये चाह रहा हूँ डीमोटिवेट, ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग जो सोया हुआ ना जाग जाए। 1 नवंबर को मशीन रेंट पे लेकर आए, नवंबर का महीना दिसंबर का महीना, इसका मतलब है रेंट बनता 2 महीनों का है, लेकिन उसने हमने रिसीव की, तो रेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर शामिल है 75,000। अब 50,000 रेंट बनता है और 16,000 कॉपियों की कॉस्ट बनती है, जो उसने कहा था भाई जितनी कॉपीज निकालोगे हर कॉपी पे 0.4 रुपीज मुझे देना, ठीक है। अब टोटल हमने जो उसका देना है 50,000 2 महीनों का रेंट और 16,000 40,000 कॉपियों के पैसे, टोटल बन गए 66,000 बनता है एक्चुअल में, लेकिन शामिल कितना है 75,000, तो कितना एडवांस शामिल है 9,000, उस 9,000 की एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे उस 9,000 का, रेंट एंड इंश्योरेंस में से 9,000 माइनस, मतलब 1,000, और कहां पर ऐड कर देंगे जाकर करंट एसेट के अंदर, इधर कोई है करंट एसेट तो लिख दे अदर रिसीवेबल में, या अदर रिसीवेबल में जाकर 9 ऐड कर देंगे, गॉट इट। अब देखिए बाकी जो कुछ गिवन था उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट सिर्फ 9,000 की है। आगे चलते हैं। QE received 5% discount on list price of goods purchased for cash which was credited to other income। अब देखिए QE received 5% discount on list price, list price पे जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है या ट्रेड डिस्काउंट होता है, और ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कहीं भी नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना उसी में से ही माइनस कर, कहते हैं डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश व्हिच वाज क्रेडिटेड टू अदर इनकम, हमने अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब एंट्री क्या पास होती है, वैसे हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, गुड्स परचेज खरीद रहे हैं, तो एंट्री पास करनी थी परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, और करना भी किस अमाउंट से था नेट अमाउंट से। उसने लिस्ट प्राइस ऑफ सच, लिस्ट प्राइस इतनी है, मतलब उसने जो एंट्री पास किया है ना उसने परचेज भी डेबिट कर दिया और अदर इनकम में लिख दिया, हालांकि उसको अदर इनकम में नहीं लिखते होते, परचेज में से माइनस करते होते, जो चाहे कैश डिस्काउंट हो चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो
वो कहां से माइनस करते हैं? परचेज में से। अदर इनकम में उसको नहीं लिखते। तो 25,000 का मतलब 2500 का 5% कितना बनता है? 1 to। अब इस 1 to 5 को क्या करेंगे? किस में से? अदर इनकम में से माइनस करके परचेज में से जाकर माइनस करेंगे। अदर इनकम में से निकाल के, क्योंकि चाहे कैश डिस्काउंट हो चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो, माइनस कहां से होता है? परचेजेस में से। देखो ना, डिस्काउंट शीट कहां लिखते हो? परचेज में से माइनस करते हो। उसने किस में ऐड किया हुआ है? क्रेडिटेड टू अदर इनकम का मतलब है अदर इनकम में ऐड किया हुआ है। क्रेडिट इनकम करते हो तो इनकम बढ़ाते हो, ऐड करते हो। तो अब क्या करेंगे? इस 125 का अदर इनकम में से माइनस और फिर जाकर परचेज में से माइनस। अदर इनकम से भी माइनस, परचेज में से भी माइनस। ठीक होगी बात? अगर इसकी एंट्री आपने देख ली है तो क्या बनेगी? अदर इनकम डेबिट, क्योंकि उसने क्रेडिट किया हुआ है ना, और परचेज 125 से यहां से भी माइनस, यहां से भी। डन। उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 4 पे। अच्छा, कल तो आपने वैसे भी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो आपने फिर करना ये है, उसके बाद एक दफा तो मैं आपको हफ्ते तक सारे फाइनल अकाउंट के सवाल करवा दूंगा टोटल, जो भी ये 13 क्वेश्चंस है। 13 ये और 2 पिछले, ये मेन इंपॉर्टेंट है। बल्कि 2 के अंदर एक तो ये सोफिया ट्रेडर वाला तो इसके अंदर ही आ गया ना, तो बाकी वो भी छोड़ दे, बस यही कर लेते ना, वो बाकी सारे छोड़ दे, बस इन्हीं की प्रैक्टिस। अब कोशिश बस ये करनी है कि एक दफा कम अज कम आपने सारे सवाल अपने हाथ से एक दफा गुजारने। ठीक है ना? तो बैठ के आप, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप सारा दिन फाइनल अकाउंट करते रहे, नहीं। आप ऐसे रख लेना कि मैंने इतने सवाल इस टाइम करने, फिर मैंने ये चैप्टर पढ़ना है, फिर ये फाइनल अकाउंट के 2 सवाल करने, फिर मैंने ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है? और अब चैप्टर भी ना सिर्फ मेन पहले 3 पढ़ने वाले रह गए हैं। अगर बाकी देखो तो बाकी आपके तैयार है, और काफी सारे अक्रूवल, प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स इसके अंदर भी थोड़े थोड़े रिवाइज हो जाते हैं। चलें जी, कॉस्ट ऑफ ऑफिस रिपेयर अकाउंटिंग किसके, कोई बात नहीं, पेपर में याद आ जाएगी जब वो सोल्यूशन अगर आ रहा होगा ना सामने, उस याद है। बस वो एक चैप्टर नंबर 3 में एक अच्छी चीज है, आपको याद होगा कि एक टेबल हमने पढ़ा था, पोस्टिंग रूल्स। बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि वो उसमें लिखा होता है कि अगर वो कहता है ना कि रिसीवेबल लेजर की बात करता है या किसी जनरल लेजर की बात करता है, तो उसको देखकर हम पता चल जाएगा तो ये किसकी बात कर रहा है। तो वो एक है, तो बाकी तो आसान है। चलो जी, ऑफिस कॉस्ट ऑफ ऑफिस रिपेयर अमाउंटिंग 85 वाज पेड बाय द ओनर फॉर पर्सनल कैश। हाँ, ये अच्छी चीज हुई ना, शालीन बताएंगी। कॉस्ट ऑफ ऑफिस रिपेयर अमाउंटिंग 85 वाज पेड बाय द ओनर फ्रॉम पर्सनल कैश। एंट्री पास करो, खुद ब खुद काम हो जाना है। हाँ, जो लिखा हुआ है नजर आ रहा है ना, तो इसकी एंट्री बना दे। बस सब लोग अपनी एंट्री दिमाग में सोच के बैठे कि क्या एंट्री बनेगी। एंट्री पास होते फौरन ही आपकी ना एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। हाँ, तो एंट्री बनाए। एक मिनट, आप खामोश है। कैपिटल को क्रेडिट करना, ठीक हो गया। और कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स को रिपेयर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। रिपेयर किसका हुआ है? उसके घर का या ऑफिस का? ऑफिस का रिपेयर है तो रिपेयर डेबिट, हमारा रिपेयर हुआ है तो रिपेयर डेबिट। अब क्या ये बिजनेस का कैश भी है? ऑनर की तरफ से है, ऑनर की तरफ से तो छींक भी है तो कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्रेडिट। अब बताओ कहां कहां जा रहा है ये, इसके इफेक्ट हो गया। रिपेयर में अदर एक्सपेंस में चला जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, अदर एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और कैपिटल। ये देखिए, ये ऐसी वो अननोन एंट्री थी, लेकिन ये कोई ये प्रॉब्लम वाली नहीं होती। सिंपल एंट्री पास कर लो, एडजस्टमेंट हो जाती है। तो रिपेयर में ऐड, कैपिटल में ऐड। ऊपर जो यूटिलिटीज एंड रिपेयर, तो उस रिपेयर के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा ना 85, और जैसे कैपिटल में भी जाकर ऐड हो जाएगा। 1 सितंबर 18, फर्स्ट सितंबर 18, a vehicle was invested into the business by the owner. The vehicle was purchased by the owner 10,50,000 and the fair value 960,000. बताओ जनाब, एक व्हीकल था, वो उसने खरीदा था एक दिन, तो भाई साहब ने 10,50,000 का, उसको कुछ दिन इस्तेमाल किया, फिर बिजनेस में ले आया। अब जब पहली एंट्री तो मैं ही बता देता हूं, व्हीकल टू कैपिटल,
ऐसा ही होना है ना, लेकिन अमाउंट कौन सी आनी है, कितने का उसने खरीदा था, जितने की उसकी बुक वैल्यू रहेगी या उसकी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, मतलब उस दिन जो उसकी मार्केट में वैल्यू थी ना, उससे हमने 9,60,000 से, अब बताओ कहां कहां प्लस हो रहा है, व्हीकल में भी प्लस हो रहा है, कैपिटल में भी प्लस हो रहा है, लेकिन इसके साथ डेप्रिसिएशन भी आनी है, क्योंकि व्हीकल अब बिजनेस का बन गया है ना, तो कितने टाइम, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी या 4 महीनों की आएगी, 4 महीनों की डेप्रिसिएशन भी आएगी। तो डेप्रिसिएशन का रेट बताया होगा कहीं ना कहीं, तो आगे बताया हुआ है, QE डेप्रिशिएट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्नीचर, 50% यूजिंग फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता है व्हीकल के लिए स्ट्रेट लाइन और फर्नीचर के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 960 को हम 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4/12 से बाकियों को भी डेप्रिशिएट करेंगे, जो पहले पड़े हुए हैं वो पूरे पूरे डेप्रिशिएट होंगे पूरे पूरे साल के लिए, सिर्फ ये 4 महीनों के लिए, क्योंकि ये एडिशन है। 32 डेप्रिसिएशन में, एक्सपेंस में भी जाएगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ऐड होगा, डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंस में जाएगा और फिर एसेट में से भी माइनस होगा। हाँ, तो 960 को मैंने किया, जो एडिशन होता है ना उस पर तो कोई मेथड, जो मर्जी मेथड हो डायरेक्ट अप्लाई होता है। एडिशन में जो ब्रॉडन होता है ना, उसको देखते हैं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके करना है या नहीं करना। ब्रॉडन का फार्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो माइनस करके लेते हैं। और जो एडिशन होता है वो तो जिस भी मोड में खरीदा, क्योंकि उसकी तो पहले डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो डायरेक्ट लेना है। चले जी नेक्स्ट आ जाए। अब ये 5वें पॉइंट में, ये छठा पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, ये पूरा पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा साफ कर दूं मैं आपको। चले जी, QE depreciate vehicle 10% using straight line method, while furniture is depreciate 15% using reducing balance method. अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात कहता है, cost of furniture include an item of furniture purchased for ₹400,000 on 1st May 2018. क्या कहता है वो? कहता है कि जो ऊपर आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, मैं इसको कर ही देता हूं, आए जरा, आपके पास व्हीकल कितना है, पहले व्हीकल को देख, 4500 व्हीकल, 4500 में 960 ऐड हो जाएगा, ऐसा ही है, 4500 में 960 ऐड हो जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है, फर्नीचर की, व्हीकल की, सॉरी 1450। मैं इस पे नीचे लिख देता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1450। अब इस 4500 की डेप्रिसिएशन आएगी पूरे साल की। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन, व्हीकल का स्ट्रेट लाइन है, व्हीकल का स्ट्रेट लाइन है, फर्नीचर का रिड्यूसिंग बैलेंस है। अब आए जरा, इसका मतलब है कि क्या मैं 4500 के ऊपर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले लूं या 1450 माइनस करके लूं? डायरेक्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो 4500 का 10% लिया, डन। इस 960 को भी डेप्रिशिएट करूंगा, ये कितना आया था, 32। एक ये 32 उधर एक्सपेंस में जाएगा और दूसरा ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ऐड हो जाएगा। अब आपका सवाल हो गया, इस व्हीकल की कॉस्ट में से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होकर आंसर आ जाए, और ये 32 और 450 अदर एक्सपेंस में भी जाएंगे और अपने एसेट से भी माइनस हो रहे हैं। 1450 सिर्फ जहां पर माइनस होगा, नहीं समझ लगी, ये तो रिपीटेड, हाँ अक्यूमुलेटेड। उसके बाद फर्नीचर की बात सुने जरा, फर्नीचर की, फर्नीचर आपके पास कितना पड़ा हुआ है, 25-35 और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 97। कहता है इस व्हीकल के अंदर 400 का फर्नीचर ऐसा है और इसके अंदर है, पढ़ के देख लो, यहां पर देखिए वो कहता है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इंक्लूड एन आइटम ऑफ फर्नीचर परचेज्ड 400,000 ऑन 1st May 2018।
क्या इसके अंदर 400 का ऐसा एसेट है, उसमें से निकाल दो 400 तो निकाल लो, कितना बच गया बाकी, कितना 2135 अब सुने, इस 400 को डेप्रिशिएट करूंगा मैं चंद महीनों के लिए, क्योंकि ये बाद में खरीदा है, और 21-35 को पूरे साल के लिए। ये बात समझ लगी? उसने कहा 25-35 के अंदर एक एसेट 400 वाला वो भी शामिल है जो इस साल खरीदा था मई के अंदर। अगर मैं ना माइनस करता तो उस पर भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाती, तो मैंने उसको कर दिया अलग, 400 को निकाल दिया, बाकी बच गए एसेट। अब मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो कैसे करूंगा डेप्रिसिएशन, 2135 माइनस 975 जो आएगा उसकी परसेंटेज। तो लो जरा, मैं लिख भी देता हूं, 2135 माइनस 975 जो आंसर, कितना आंसर आया 11 मल्टीप्लाई बाय 15%, 174। अब 400 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेनी है। आगे 400 को माइनस इसलिए किया था क्योंकि अब 400 में से क्या कोई डेप्रिसिएशन माइनस होगी, नहीं, क्योंकि वो एडिशन है। एडिशन हमेशा फ्रेश होता है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो। चल, तो 400 को डेप्रिशिएट कर दूंगा मैं, 400 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 8/40। अब ये 174 और 40 ये दोनों अदर एक्सपेंस में भी जाएंगे और एक्यूमुलेटेड एक्शन में भी ऐड होंगे। अच्छा, अब मेरे पास एसेट की वैल्यू 2135 लिखूंगा, उसमें से एक्यूमुलेटेड माइनस करूंगा, या 25-35 में से? क्या? मैंने जब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एक्शन करता हूं ना, तो 25-35 माइनस ये सारी डेप्रिसिएशन, या 21-35 माइनस 25-35, क्योंकि एसेट तो मेरा 400 है ना, उसको मैंने सिर्फ इसलिए अलग किया था कि उसके डेप्रिसिएशन 10 महीनों 8 महीनों की लेनी थी बस। ये जो ऊपर वही क्योंकि ये 1485 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा और 450 एक्सपेंस में भी है। हाँ जी, ये दोनों एक्सपेंस, क्योंकि एक्यूमुलेटेड सिर्फ एसेट में से माइनस होता है और ये इन दोनों की एडजस्टमेंट होती है। डन। तो अगर ये डन है तो फिर आपका सवाल भी डन, बस एक पॉइंट रह गया पूरे अब फाइनल काउंट के अंदर, नई बात, बस इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं बचा। आगे देखिए जनाब, सेल्स इंक्लूड, सेल में शामिल है जी 335, receipt from a customer to the related goods was dispatched on 5th January। कहता है सेल्स के अंदर 335 शामिल है, हालांकि चीजें हमने साल के बाद भेजी हैं। तो क्या वो कहते हैं, अब देखिए सेल्स इंक्लूड 335 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, हमने कस्टमर से एडवांस में पैसे लिए, रिसीव्ड का मतलब है ना ले लिए, तो सेल में नहीं लिखना था, एंट्री पास करनी थी कैश डेबिट एडवांस लायबिलिटी क्रेडिट, अनअर्न्ड इनकम है ये, एडवांस में पैसे ले लिए, चीजें अभी दी नहीं, तो क्या उसको सेल में लिखना चाहिए या अदर लायबिलिटी में लिखना चाहिए? तो ये तो इनकम है ही नहीं, तो हम सेल में से माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। देखिए इधर फजर दोबारा, सेल के अंदर 335 शामिल है, कस्टमर ने हमें एडवांस पैसे दिए, हमने सेल में लिख दिए, लेकिन चीजें हमने अभी तक दी नहीं, तो क्या वो सेल है? वो सेल नहीं है तो फिर ये क्या है? एडवांस पैसे ले लिए, लायबिलिटी है, तो सेल में से माइनस करके करंट लायबिलिटी, सेल में से माइनस करके करंट लायबिलिटी। और अगर एंट्री पास करना चाहते हो तो सेल डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, ये एडवांस लायबिलिटी है, एडवांस एक्सपेंस से पता चलेगा व्हाट डिस्पैच फ्रॉम 5 to 20 होगा जी। तो ये एडवांस से पता चला कि उसके डेट आगे लिखे 5 to 20 होगा, नहीं, एडवांस का पता चला रसीद से, 335 रिसीव कर लिए, लेकिन चीजें कब भेजी? भेजनी कब चाहिए थी? 18 दिसंबर तक, अब दिसंबर तक नहीं भेजी तो सेल तो है ही नहीं, तो फिर वो कैश किया किधर लिखोगे? लायबिलिटी, तो सेल से निकाल के लायबिलिटी में लिखो। नंबर 8, trade receivable includes Salman balance 370, it has been decided to set off, decided to, लो जनाब, ट्रेड एक बंदा है जो हमारा रिसीवेबल भी है सलमान और पेएबल भी है, अब हम उसको कर रहे हैं सेट ऑफ। 370 से रिसीवेबल था और 1 लाख से पेएबल था, किस अमाउंट से सेट ऑफ करेंगे? 1 लाख से। आगे लिखता है, कहता है कि एंड मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 30% अगेंस्ट द
रिमेनिंग बैलेंस, और बाकी के ऊपर आपने स्पेसिफिक प्रोविजन भी इस्तेमाल करनी है। पहली बात, पहले तो एंट्री पास कर ले, अकाउंट पेएबल डेबिट, अकाउंट कितनी अमाउंट, अकाउंट पेएबल से भी माइनस, अकाउंट सेल से भी। फिर अगली ये बात दोनों ये ना, वो कहता है रिसीवेबल था 370 का, अब 1 लाख तो एडजस्ट हो गया, बाकी वो कितना बच गया 2 लाख से। वो कहता है उसके ऊपर ना 30% प्रोविजन लेनी है, और नॉर्मल प्रोविजन कितनी है 4%। ठीक है, अब आपके डेटर्स कितने हैं, टोटल अकाउंट रिसीवेबल 29। क्या पहले भी कोई अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री आई हुई है, पहले किसी में सेल से माइनस किया हो, अकाउंट सेल से माइनस किया हो, कोई एडजस्टमेंट में हमारा रिसीवेबल का कोई चक्कर चुक्कर हो, पहला भी नहीं है, रेंट वाला भी नहीं है, ये लिस्ट प्राइस वाला, ये तो उसका है परचेज का है, रिपेयर वाला भी नहीं है, नहीं है। अब देखिए जनाब, आप इसमें से सबसे पहले तो आपने माइनस कर दिया काउंटर वाला, बाकी बच गया 28। अब आपने स्पेसिफिक प्रोविजन भी करनी है, और स्पेसिफिक कितनी है भला 270 का। आप कहते ये 270 कहां से आया, 370 रिसीवेबल थे जिसमें से 100 एडजस्ट हो गया, बाकी बच गया 270। अब जर्नल कितने डेटर बच गए 2870 में से 270 अलग कर दो, 2870 माइनस 270 पूरा पूरा, उसका कितना रेट है, तो 270 का 30% कितना आ गया 81 10, टोटल कितना आ गया 180, दैट इज कैरिड। ओके, अब एक चीज, जब क्योंकि ये मैनुअल पेपर का सवाल है, तो एक चीज बहुत कम बच्चों से हैंडल हुई, वो भी देखते हैं। मैं यहां पर ना अकाउंट सेल का पूरा लेजर बनाने लगा हूं, सॉरी अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। ब्रॉड ऑन 45 था, याद है? अब कहेंगे सर ये तो इधर लिखना था, उसने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है गलती से, कैरिड ऑन 185, कैरिड ऑन तो आता इधर है, हमने थोड़ी गलत लिखना है। अब कोई बैड डेट्स वगैरह है, कोई और चक्कर चुक्कर कुछ भी नहीं। अब आए ये एडजस्टमेंट पढ़े और देखते हैं कौन बंदा इसको पिक करता है। जैसे मेरे पास इस टाइम है नहीं 100 रुपए, वरना मैं 100 रुपए इनाम देता, उधार कर लेते हैं अगर इसने सही जवाब दिया। ठीक है, A general provision 4% of remaining trade receivable is maintained, वो तो हम कर चुके हैं। आगे देख दे, trade receivable amounting 131,000 were written off and written off 131 2018 के अंदर राइट ऑफ कर दिया था। वर रिटर्न ऑफ का मतलब है, तो एंट्री क्या पास करी थी, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। ओके, एंड डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल ड्यूरिंग 2018, लेकिन गलती होगी, एंड डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, करना था बैड डेट्स को डेबिट, उसने किसको डेबिट कर दिया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी उल्टा चला गया। अब हमने इसको करना सही, इसका सही का इफेक्ट क्या करेंगे, किस तरह से, यानी कि बैड डेट्स थे वो लिखे नहीं, बल्कि क्या लिख दिए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो बताएं इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेंस में, डेटर में, किस में क्या फर्क पड़ेगा, इसका इफेक्ट बता दें बस। 131 का क्या करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ऐड कर देंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। नहीं वो तो माइनस हो चुका है, जब लिखा हो ना वर रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ का मतलब ही क्या है, खत्म कर दिए डेटर्स, डेबिट करना था बैड डेट्स को, कर दिया डेबिट, अलाउंस क्रेडिट उसने ठीक किया हुआ है। मतलब डेबिट्स को ऐड कर देंगे प्रोडक्ट में और फिर इसको लेटर से लिख देंगे बैलेंस इन्वर्स कर दें। इफेक्ट क्या है, अल्टीमेटली एक्सपेंस में 131 से प्लस होगा या 262 से प्लस होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, डबल इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब जरा देखेंगे
अब ओरिजिनली करना चाहिए था, देखें मैं अगर इसको तो नहीं छेड़ते, देखें एंट्री पास करनी थी क्योंकि राइट ऑफ किए थे ना, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, उसने कर दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये कर दिया। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल तो ठीक क्रेडिट किया हुआ है, गलती कहां हुई है? बैड डेट्स में। बैड डेट्स उसने 131 से बैड डेट्स बढ़ाने थे, उसने प्रोविजन बढ़ा दी। उसने क्या बढ़ा दी? प्रोविजन। लिख रहे थे बैड डेट्स एक्सपेंस में, उसने क्या कर दी? प्रोविजन बढ़ा दी। अब मुझे बताओ, अगर प्रोविजन बढ़ा दो तो एक्सपेंस बढ़ते हैं कम होते हैं? एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो वो चाहे प्रोविजन के नाम से एक्सपेंस बढ़ा दो या बैड डेट्स के नाम से एक्सपेंस लिख दो, तो एक्सपेंस तो लिख दिए नहीं, आपने प्रोविजन गलती से बढ़ाई हुई है। काम तो करनी है ना, जब सॉल्यूशन कर देखिए, अगर आप ठीक है इसको करना चाहते हो, प्रोविजन को कम करोगे, प्रोविजन कम करोगे, इसका मतलब है एक्सपेंस कम करोगे, एक्सपेंस कम करोगे और बैड डेट्स में 131 लिख दोगे। एक प्रोविजन के नाम से एक्सपेंस कम करोगे और बैड डेट के नाम से एक्सपेंस बढ़ा दोगे, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अल्टीमेट क्योंकि देखो प्रोविजन आपने गलती से बैड डेट्स की जगह प्रोविजन डेबिट कर दी, बैड डेट्स की जगह प्रोविजन में लिख दिया। अब आपने लिखना था बैड डेट्स में, तो ठीक है आप बैड डेट्स में लिख दो। जब बैड डेट्स में लिखोगे तो प्रोविजन में भी तो खत्म करोगे ना, तो प्रोविजन से जब खत्म करोगे तो वो इफेक्ट आपस में क्या हो जाता है? जैसे कल एक 670 वाली एंट्री पड़ी थी, वो परचेज वाली, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस भी हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस भी हुआ था, तो वो भी इफेक्ट। तो इस 131 का इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं करना था, यानी उसने गलती की है नाम। जैसे मैं सिंपल कहता हूं, आपने ना रिपेयर में लिखना था, सैलरी में लिख दिया। एक रिपेयर एक्सपेंस लिखना था, सैलरी एक्सपेंस लिख दिया, तो आपके नेट प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम ही चेंज किया है ना। इसे वो एरर ऑफ कमीशन के नाम से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस 131 का कुछ भी नहीं करना, और अगर करना है तो 131 इधर भी लिख दो, 131 इधर। तो इस एक एंट्री ने बच्चों को पहले परेशान किया पेपर के अंदर, और जब सॉल्यूशन आई कि आपने इश्यू पब्लिश किया, तो फिर भी 131 लोग ढूंढते रह गए किधर है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसको तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। तो SOPL के नाम से क्या अमाउंट आ जाएगी? 45 185 में ऐड किया तो कितना आता है? 230। इधर भी 230, तो SOPL में कितना चला गया? तो अब अदर एक्सपेंस में चला गया 230, और 185 किधर जाएगा? डेटर में से। ये तो कैरिड ऑन है ना, कैरिड ऑन डेटर में से माइनस हो जाएगा, और बाकी सारे वो ठीक होगी बात। तो मेरे ख्याल में ये अब आपके ये यहां तक ऊपर तक शायद आ जाए, ये नीचे वाली एडजस्टमेंट आई ना, क्योंकि इससे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आ भी जाए तो ये सवाल आपका हो जाएगा। और ये पेपर में सवाल आया हुआ है, ये दोनों सवाल जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, जो पेपर में सबसे ज्यादा बच्चों को आते हैं। यानी आप सबका सवाल अलग होगा, तो सबसे ज्यादा आने वाले सवाल जो पेपर में अगर इस असाइनमेंट से आते हैं तो वो 9 और 10 क्वेश्चन है, ये ज्यादा रिपीटेड है। बाकी भी कोई भी सवाल आ सकता है, एक उम्र लिमिटेड वाला सवाल होगा, वो भी पेपर में आ जाता है किसी न किसी को। और ये 4 सवाल जो पेपर में, जो बच्चों ने मुझे आकर बताया कि सर जी हमें पेपर में सवाल आए थे, एक कल मैंने करवाया था वो प्रोविजन वाला टेबल वाला ये सवाल, एक ये जो अभी हमने किया है, एक ये डेल्टा वाला सवाल, ये तो मुझे नाम भी याद है, ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है। और एक और सवाल है उम्र लिमिटेड वाला, जिसमें BRS बनती है छोटी सी। ये 4 सवाल पेपर में बच्चों ने आकर बताया कि सर ये हमें पेपर में सवाल आए हुए हैं। और अगर ये सवाल आप लोग करके जाते हो, 2 दफा करके जाते हो, तो मेरे ख्याल में पेपर में ये मैनेज फिर हो जाएगा। अगर किया हुआ सवाल पेपर में आ जाए ना, तो उससे अच्छी बात तो कोई नहीं। लेकिन ये बात 100% कंफर्म है, हमने जितनी एडजस्टमेंट पढ़ी है ना, एडजस्टमेंट यही होगी। और इसका तो हल करने का वहां पर बहुत आसान तरीका है, वो मैंने हफ्ते को बताया। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। अदरवाइज जिस तरह आप करते हो ना, मतलब टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, आप क्या जुल्म करते हो टीचर के ऊपर छुट्टी करके, ये टीचर के ऊपर जुल्म होता है। आपको तो इस बात का आइडिया ही नहीं है। टीचर को अब जब टीचर बने तो पता चला कि बाप का दर्जा क्यों दिया गया। हालांकि
हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सपोज दैट आप में से कोई छुट्टी कर ले तो क्या मेरी कोई सैलरी काटेगा? कभी भी नहीं। बल्कि मेरे लिए पढ़ाना आसान होगा, जो थोड़े से बंदे जल्दी जल्दी पढ़ा दो, कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी आप छुट्टी करके बैठे हो तो दिमाग में चलो तो ये बात उसको कैसे समझाऊंगा मैं। अब आप बहस कर रहे हैं ना, यहाँ पर बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर समझ लग रही है, जब आप खुद देखोगे बाद में तो थोड़ी मुश्किल समझ लगी। तो ये टीचर के ऊपर जुल्म होता है। अब टीचर कैसे जुल्म कर सकता है? रिकॉर्डिंग ना करे, रिकॉर्डिंग भेजिए ना। मैं थोड़ा सा जुल्म करता हूं, जानबूझ के करता हूं कि थोड़ा लेट, कि चलो कम से कम उन्हें एहसास हो कि भाई गलत किया है। अब हालांकि क्या होता है, 10 मिनट नहीं लगते रिकॉर्डिंग अपलोड करते हो, तो बस ऐसे ही लापरवाही समझ लो, सुस्ती समझ लो, या फिर बदला समझ लो। तो ये चीजें ना, अब देखिए होता नहीं है, सारे स्टूडेंट आ रहे हो ना, मैं तो कहता हूँ सीए के अंदर फेलियर की वजह स्टूडेंट है, वरना स्टूडेंट फेल नहीं होते। मैंने तो शुरू से कहता हूं आप 100% अटेंडेंस दे, फेल हो जाए तो उस पूरे बैच की फीस में देने के लिए यार 100% अपना दो तो सही सीए को। इतनी बड़ी डिग्री है, इतना बड़ा इसका डर है, खौफ है, तो फिर आप उसको इज्जत ही नहीं दे रहे, फिर वो आपकी इज्जत नहीं देता। चलिए डेल्टा वाला सवाल पे आ जाए, इसमें ये तो है इंपॉर्टेंट। अच्छा, सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का इशू है था, वो मैंने आपको रिजॉल्व करवा दिया, 4+ करवा दिया, और एक पहले सवाल के अंदर भी है मसला, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको छुपाया हुआ। बाकी मैंने चेक किए हैं तो नहीं है मसला, अगर मसला होगा तो फिर देख लेंगे। चले जी, पीपीई पता है हमें ये क्या चीज होती है? अक्यूमुलेटिव नॉन करंट एसेट। समराइज ट्रायल बैलेंस है जी। इन्वेंट्री किस डेट की हमारे पास है? इसका फौरन पता चल जाएगा जी, आधा काम तो हमारा हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड मिलेगी आपको। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस का आपको पता है, ट्रेड रिसीवेबल का पता है, प्रीपेमेंट्स का पता है, अदर रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, सेलिंग एक्सपेंस का पता है, एडमिन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है। लो जी, एक और अच्छी बात भी मिल गई है, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है। इसका मतलब है वो डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर चुका है, और ये भी कहां पर लिखेंगे? सिर्फ अदर एक्सपेंस में अब आएगी, अब एसेट में से माइनस नहीं होगी, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, वो फाइंड करके इसमें ऐड, और ऊपर है भी समराइज ट्रायल बैलेंस। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट आ गई, बैंक चार्जेस भी फाइनेंस कॉस्ट होगी, ये दोनों क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फिर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्या करोगे? ये नेट प्रॉफिट में जाकर ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट में, अदर इनकम में नहीं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे जाके, ठीक है। अगर ये डेबिट साइड पर होता तो माइनस कर देते। 12% बैंक लोन हो गया, हाँ इसमें जो अच्छी बात है वो मुझे पता चल गई, इस पे फिर 100 रुपए का इनाम है। तो पहले वाला जवाब ही नहीं किसी ने सही दिया, वो तो बाद में दिया था। accumulated trade payable, sales revenue, other income, ओके। अब चलते हैं, goods returned by a customer on 30th June 2019 were recorded on 1st July 2019। कहता है goods returned by a customer on, उसने रिटर्न कब की? हम रिकॉर्ड कब कर रहे हैं? 1st जुलाई को। These goods have been sold on credit 1950 at cost plus, यहां पर वो डबल माइंड करना है, डबल माइंड होना नहीं, डबल माइंड करना है। कैसे? पहली बात से रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि चीजें तो पहले ही वापस हो गई है। हाँ, क्या पहली एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 1950, ये सेल में से माइनस, ये अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस, ओके। अब इन्वेंट्री के अंदर अब चाहो तो सीपीएस लगाएंगे, सीपीएस लगाकर इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, कितनी आ गई? करो जरा, 1950 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, 1500। अब आपने ये देखना है कि क्या इन्वेंट्री के अंदर उसने 1500 ऐड किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो आप भी ऐड कर देना, उसने नहीं किया हो आप भी ऐड ना करना, क्योंकि ये क्लियर नहीं है ना कि परपेचुअल है या पीरियोडिक है। तो फिर हम ये देख लेंगे कि अगर उसने ऐड किया हुआ 1500 तो हम भी ऐड कर देंगे दोनों जगह पे, और उसने नहीं ऐड किया हुआ तो हम भी ऐड नहीं करेंगे जी। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर
अब बल्कि क्योंकि उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ तो उसने एंट्री फिर क्या क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास होगी बताएं जरा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। आपको याद होगा कि मैंने एक बात बताई थी कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है ना, ये कब एंट्री पास होती है? जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, वरना नहीं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए और कॉस्ट ऑफ सेल भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है, वरना नहीं करनी। अब करनी क्या है एंट्री कैसे? क्लोजिंग स्टॉक के साथ दूसरा कंपोनेंट क्या आता होता है हमेशा? कॉस्ट ऑफ सेल। हमेशा कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपने डेबिट करना है तो क्रेडिट होगी कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो रहा है? माइनस। तो ये इसकी टोटल है। से रिटर्न की एंट्री आ जाएगी, से रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल और फिर कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक टू कॉस्ट ऑफ। ये अगर वो पेपर में बोला तो फिर बैचलर की ना ये वाली एंट्री पास। हाँ, अगर नहीं भी बोलेगा ना, अगर उसने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दी हुई है ना, इसका मतलब है वो गलत है क्योंकि उसने तो अंदर से रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक लिखा ही नहीं हुआ। तो फिर एंट्री पास करो। वैसे भी जब भी ये गिवन होता है ना कॉस्ट प्लस 30%, तो इसमें ज्यादातर वो ना उसकी कॉस्ट फाइंड करता है, इसलिए तो वो दे रहा है, वरना देता ही ना, मुझे क्या जरूरत थी? से रिटर्न सिर्फ करवाता तो फिर तो यहां से भी से रिटर्न की तो एंट्री पास हो गई थी। फिर क्लोजिंग स्टॉक में करेंगे क्या? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की तब एंट्री लाजमी पास कर लिया करो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर। आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट ऑफ सेल में पहले ही होता है, कॉस्ट ऑफ सेल में पहले माइनस हुआ था। हो चुका है लेकिन गलत हुआ था। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक तो गलत है ही है, जो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड किया है वो भी गलत है, तो फिर दोनों को ठीक कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ 1500 ऐड करने का। माइनस कर देगी और क्लोजिंग स्टॉक में ऑन 1 अक्टूबर। हाँ, ये जो सवाल मैं आपको कह रहा था ना, ये वो एडजस्टमेंट है जो पिछले सवाल में मैंने गलती से कह दी थी। ये इसको ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन ये है कि इसको ये टाइम टेकिंग है, तो इसको ना हमने अलग से भी पेपर में आ सकती है कि बताओ एसओएफई में क्या आ जाएगा और एसओपीएल के अंदर क्या आ जाएगा, अलग से भी ये ऐसे ही करते हैं ना, एडजस्टमेंट एसओसीआई में लिखते हैं और एसओएफई के अंदर लिखते हैं। तसल्ली से इसको ना हमने हल करना है। कहते हैं 1 अक्टूबर 18, हमारा साल कौन सा भला? जून 19 तक। 1 अक्टूबर 18, 30 जून 19 तक हमारा ईयर एंड है। A printer was acquired on rent from Kazi and Company. The annual rent of rupees 480 was paid in advance. कितने टाइम का पेश किया है आपने? एनुअल रेंट मतलब 12 महीनों का। जो बंदा एनुअल को 12 महीने बोलता है ना, उसकी गलती कब होती है कि 12 महीनों को उसने रेंट पे कर दिया। इसका मतलब कब से कब तक पे किया? 1 अक्टूबर को रेंट पे लेने हैं, 1 अक्टूबर को 12 महीनों का पे कर दिया, तो 9 मंथ तो हमारे बने और आगे कुछ एडवांस भी है। अभी एडवांस फाइंड नहीं करना। एंड डेबिटेड टू प्री पेमेंट, और सारा किसमें डेबिट कर दिया? प्री पेमेंट में। ऐसा 480 अब क्या सारा प्री पेमेंट रहेगा? जो महीने गुजर गए हैं वो तो प्री पेमेंट ना हुआ ना, वो जो एक्सपेंस बन गया है वो फिर क्या करेंगे? वहां से प्री पेमेंट से निकाल के एक्सपेंस में लिख देंगे। अब पहले क्या होता था? वो एक्सपेंस में ऐड करता था, उसके अंदर प्रीपेड होता था, हम क्या करते थे? प्रीपेड माइनस करके करंट एसेट में लिखते थे। अब क्या हुआ है? उसने प्रीपेड लिखा हुआ है लेकिन सारा प्रीपेड नहीं है, जितने महीने गुजर गए हैं वो तो एक्सपेंस बनाओ ना, तो क्या करेंगे? प्रीपेड से निकाल के एक्सपेंस में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। However, the printer was purchased by DE. पता है DE कौन है? डेल्टा एंटरप्राइज। लो जनाब, 480 रुपए दिए हुए थे एक साल का रेंट। 1 अक्टूबर को 6 महीने गुजरे, उसने कहा यार ये मुझे प्रिंटर ही दे दे, उसने खरीद लिया। तो क्या खरीदने के बाद भी रेंट देगा? अब वो रेंट, लेकिन क्या उसने जो पहले रेंट के पैसे दिए हुए कुछ ज्यादा नहीं थे? वो तो 12 महीनों के थे, अभी तो 6 महीने गुजरे हैं। इसका मतलब है 6 महीनों का एक्सपेंस तो बन गया था लेकिन बाकी जो पैसे हैं ना वो हमारे अभी रेंट वाले बचते हैं। आगे देखें जरा, कहते हैं कितने का खरीदा? 1240 का। द पेमेंट नेट ऑफ रेंट एडजस्टमेंट, ये कौन सी रेंट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं? वो जो ऊपर वाले पैसे बचते हैं उसके, वो कहता है वो निकालने के बाद बाकी के पैसे कब पे करेगा? जुलाई 2019 के अंदर। इसका मतलब है जुलाई 2019 के अंदर अगर पैसे पे करेगा तो पेएबल है,
हमारे साल में तो नहीं है ना, तो फिर पेबल हुआ। अब मुझे बताएं कितना पेबल होगा। सर पहले तो कुछ हाँ इसका खरीद ही दिया 1 अप्रैल को, तो जी। 7 मंथ्स का तो रेंट माइनस हो जाना चाहिए। 7 नहीं 6 महीने बनता है। 6 माह। ठीक है, अब वो तो एक्सपेंस में चला जाएगा, वो तो वाकई एक्सपेंस बन गया, प्री पेमेंट से माइनस कर देंगे। बाकी उसके 240 बचते हैं। 480 टोटल थे ना, 480 क्या 6 महीने थे कि ये 12 महीनों के, लेकिन 6 महीने हमारा एक्सपेंस बन गया, बाकी पैसे कितने रह गए 240 6 महीनों के। अब वो कहता है कि पहले आप वो 1240 में से ना 240 एडजस्ट कर लो, बाकी कितने बच गए 1000, और 1000 क्या होगा हमारा पेबल। क्या पे कर दिया या पेबल है। द परचेज हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, कहते हैं ये जो कुछ किया है ना ये आपने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ। आगे देखते हैं, और इसकी डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 20%। पहले वाली वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी फाइंड कर चुका है, हमने सिर्फ बस इसकी ही डेप्रिसिएशन लेनी है। नया एसेट आया ये वाला प्रिंटर, प्री पेमेंट से पूरा 480 माइनस हो जाएगा। भला क्यों 240 पे गुजर गया और 240 एडजस्ट हो गया, क्योंकि इससे पूरा 480 पे गया। हाँ उसने पूरा 480 प्री पेमेंट में लिखा हुआ है ना, अब तो प्री पेमेंट रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, 6 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया, वो एक्सपेंस में चला जाएगा, और 240 आपने बाकी पैसों में एडजस्ट करवा लिया, तो सारा प्रीपेड खत्म हो गया। एंट्री भी बनवा सकता है, एक ही एंट्री कंपाउंड लेवल की हो। 10 लाख से एक तो हो गया 12 लाख वो जो 6 महीने का रेंट डेबिट करना है, हो गया डेबिट। व्हीकल कितने से डेबिट होगा 1240 से या 1000 से, क्योंकि उसकी कीमत तो 1240 है। प्री पेमेंट सारी खत्म होगी, 480 की 480, बाकी पेबल आ जाएगा। आगे बराबर। अब इसकी समय लगी एंट्री की, प्री पेमेंट सारा खत्म कर दिया, उस प्री पेमेंट में से 240 चला गया रेंट के अंदर, और 240 इस व्हीकल के अंदर है, और 1000 रुपए का हमारा पेबल आ गया। अब क्या करेंगे, रेंट में जाकर ऐड, व्हीकल में जाकर ऐड, प्रीपेड में से करंट लायबिलिटी में। अब इसकी डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे 3 महीनों की। 3 महीनों की क्यों, 9 महीनों की क्यों नहीं। आपका एसेट कब बना था 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से जून तक, तो 1240 पे या 1000 पे, एसेट 1240 का, 1000 तो बाकी उसका देने वाला रहता है हमारा। 240 एडजस्ट करवाया था ना रेंट वाला, मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 60। इसकी एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जाकर डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा, और ये जाकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा, या एसेट में से डायरेक्ट। ठीक है, और ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, और ये भी पेपर में डेप्रिसिएशन में भी ऐड होगा। एसेट में से माइनस करते होते हैं या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड करते होते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस करके माइनस कर दो, या डायरेक्ट एसेट में से माइनस कर दो, वो एक ही बात होती है। तो ये फेल हुआ, डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड हो जाएगा, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक अदर एक्सपेंस में जाएगा और एक एसेट वाली साइड पे जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, DE allocates depreciation to selling and admin expense in the ratio 4:6। कहते हैं डेप्रिसिएशन अलग नहीं लिखनी, डेप्रिसिएशन जितनी भी बनती है ना वो आपने किस में लिखनी है, सेलिंग एक्सपेंस में लिखनी है, और किस रेशियो के साथ। क्या आपको रेशियो फाइंड करनी आती है, पहले तो बताएं डेप्रिसिएशन है कितनी, जरा पता है, अपने क्वेश्चन में जाए डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड करें, कितनी गिवन है, ये है 19,800 प्लस, ये अभी जो फाइंड किया है टोटल होगी डेप्रिसिएशन। कहता है आपको ना डेप्रिसिएशन का हेड मिलेगा ही नहीं सवाल के अंदर। क्यों, वो कह रहा है कि इसके 2 हिस्से करो, और कुछ इसके अंदर ऐड कर दो, कुछ इसके अंदर ऐड कर दो। क्या कह रहा है,
कि आपने 19,862 को किस में लिख दो, सेलिंग एक्सपेंस में और एडमिन एक्सपेंस के अंदर। कहां लिखा हुआ है ये पढ़ के देख लें। आए जरा, ये देखें, DE allocates depreciation to selling and admin expense in the ratio 4:6। तो कितनी है डेप्ट टोटल, 19,862। इसको सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड कर दो। किस पे डिवाइड कर देते हैं, सम ऑफ रेशियो पे। ये 4 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस में लिख देंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडमिन एक्सपेंस में लिख देंगे। 4 से करेंगे तो सेलिंग आ रहा है ना पहले, और 6 से करेंगे तो एडमिन एक्सपेंस में लिख देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 7944.8। इसको 5 ही कर दो, पॉइंट को छोड़ो, 119,117 ही कर दो। अब ये कर देंगे एडमिन एक्सपेंस में प्लस, और ये कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस के अंदर ऐड। वरना अगर ना लिखा होता तो हम डेप्शन के नाम से लिख देते, और अगर उसने लिख दिया है तो हम उसको एलोकेट कर देंगे। वो एक ही चल भाई की बात है। हाँ जी, रिपीटेड एंट्री आ गई चौथी। सर वैसे डेप्रिसिएशन के नाम से भी है, उसमें ऐड हो तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपके पास नाम नहीं लिखा मिलेगा आगे। जब आप सवाल करने जाओगे ना पेपर पे, तो उसमें डेप्रिसिएशन ये ना नाम लिखे होते हैं खुद ही, हमने सिर्फ आगे वैल्यू लिखनी होती है। तो नाम ही नहीं होगा डेप्रिसिएशन का, तो लिखोगे कहां पे? तो यहाँ पे तो है इसमें नहीं, जब सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, सोल्यूशन के फॉर्मेट के अंदर डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं होगा, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस का होगा। तो फिर हम डेप्रिसिएशन किस में लिखेंगे, इसको एलोकेट करके जितनी सेलिंग एक्सपेंस में जा रही है उसमें प्लस कर देंगे, जितनी एडमिन में जा रही है उसमें प्लस। बल्कि वो प्लस होकर भी लिखा होगा साइन, बस हम क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगी। ये हफ्ते को ये सारा यही तो करना है। Annual fire insurance premium of 45,000 was paid in advance on 1st January 2019 and debited to admin expense. The payment also include 1350 pertaining to the owner personal property. तो ये repeated entry है। दोबारा पढ़ते हैं, कहते हैं annual fire insurance premium was paid in advance, 4500 एडवांस पे कर दी, and debited to एडमिन एक्सपेंस के अंदर है। डन। 1 जनवरी को एडवांस पे किया है तो 6 महीने एडवांस हुआ। लेकिन आगे वो क्या कहता है, द पेमेंट आल्सो इंक्लूड, इसके अलावा अब 1350 ड्राइंग्स भी हैं। अब हमने क्या करना है, एडमिन एक्सपेंस में से 2250 माइनस कर देंगे और 1350 भी माइनस कर देंगे। एडमिन एक्सपेंसेस में से 4500 शामिल है ना, लेकिन उसमें से आधी तो एडवांस है, तो 4500 का आधा कितना बना, 2250। तो 2250 माइनस कर देंगे एडमिन एक्सपेंस में से और 1350, इन दोनों को कहां लिखेंगे, 2250 को लिखेंगे प्रीपेड के अंदर और 1350 को लिखेंगे ड्राइंग्स के अंदर। और ये तो तकरीबन हर दूसरे सवाल में आ रही है एडजस्टमेंट। अदर इनकम इंक्लूड other 900 calculated on 1st April in respect to service agreement for the 6 month ending 30th September 2019। कहता है 9 लाख रुपया अदर इनकम में शामिल है। अगर हमारी इनकम इतनी ही बनती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इनकम कम बनती है तो फिर इसमें एडवांस होगा। 900 आपने शामिल किया, कितने महीनों की ये इनकम है, 6 महीनों की। 1 अप्रैल से लेकर हमारा ईयर एंड तो हो जाएगा जून के अंदर, लेकिन ये तो 3 महीने बने और इसमें तो 6 महीनों की इनकम शामिल है, तो आधी इनकम इसमें एडवांस हुई। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ, इनकम इंक्लूड 900, तो क्या करें, आधी इनकम, ये 6 महीनों की इनकम है, 6 में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 3 महीनों की इनकम एडवांस होगी। तो क्या करेंगे, इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी, इनकम में से माइनस मतलब इनकम में से माइनस कर देंगे, इनकम डेबिट कर देंगे 450 और लायबिलिटी में लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम के नाम से 450। ये करंट लायबिलिटी में ऐड और ये इनकम में से माइनस। हाँ जी, उसके बाद आ जाओ, एन अमाउंट ऑफ ₹960 receivable on 1st August 2019 on completion of the service agreement
For the 6 month ended 31st July has not been accounted for. देखें, अमाउंट 960 रिसीवेबल है, मतलब इनकम हो गई है लेकिन अभी पैसे, लेकिन ये है किस कब से कब तक है? ये 6 महीनों के हैं जो कि जुलाई तक बनते हैं, लेकिन हमारा साल कितना है? तो वो तो 5 महीनों की हमारी इनकम बनी ना। ये हमारे लिए 6 महीनों की इनकम रिसीवेबल नहीं है, हमारे लिए कितने की रिसीवेबल है? 5 महीनों की। तो ये कितने महीनों की है? तो 5 महीनों की कैसे फाइंड करोगे? डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 पे डिवाइड करके तो पर मंथ आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में कितनी? तो 800 की इनकम रिसीवेबल है। तो इसका क्या करोगे? अदर इनकम में ऐड और करंट एसेट, अदर इनकम में ऐड और करंट एसेट। लो 100 रुपए वाली एंट्री आ गई। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट के बगैर करो ना तो तब भी ठीक आता जवाब और समझ भी लग जाता है। कॉन्सेप्ट के साथ करो तो फिर समझ नहीं लगता, फिर परेशानी हो जाती। अब मैं तो जैसी बात है, पहले कॉन्सेप्ट के बगैर ताकि सवाल पूरा हो जाए तो फिर वो 100 रुपए की जंग करते हैं। 12% बैंक लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018. The principal amount is repayable in 10 equal installment. 10 बराबर किस्तों में लोन पे करना है। Commencing from 1 April 2019. Interest is payable on 1 October and 1 April. इसका मतलब है 1 अक्टूबर को पिछला इंटरेस्ट सारा पे हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल को पे हो जाएगा। अब अप्रैल के बाद जो अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना ये अनपेड है, क्योंकि वो तो एरियर इंटरेस्ट हमेशा ही एरियर में पे होता है। तो पहले तो हम 3 महीनों का इंटरेस्ट फाइंड कर लें कि बनता कितना है जो पेएबल है हमारा। इंटरेस्ट 3 महीनों का कितना बनता है? तो क्या रेट है? 12%। तो बताओ जनाब कितनी अमाउंट है ऊपर? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 27। इस 2700 को क्या करेंगे? फाइनेंस कॉस्ट में ऐड भी करेंगे, करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। इस फाइनेंस कॉस्ट को क्या लिखेंगे? ये समझ लगी? अच्छा, मैं इंटरेस्ट ना 2 तरह के आया है पेपर में अभी तक, या इस तरह से आता है या वो क्रेडिट टू लोन अकाउंट होता है। बस 2 टाइप के सवाल है इंटरेस्ट लिखने के, बस 2 ही तरीके हैं। अब मुझे आपने बस इतना बताना है, अगर आप सही बताओ तो 100 रुपए उधार आपके लिए रिसीवेबल, मेरे लिए पेएबल। ये एडजस्टमेंट आप 2 दफा 3 दफा या 4 दफा जितने भी पढ़ लें, मुझे आपने सिर्फ ये बताना है मैंने करंट मैच्योरिटी लोन में कितनी अमाउंट लिखनी है और नॉन करंट में कितना है, करंट पोर्शन ऑफ लोन कितना है, क्योंकि 10 बराबर किस्तें देनी है, 10 बराबर किस्तें देनी है। आपने मुझे इतना बताना है कि करंट पोर्शन ऑफ लोन में कितना लिखूं और नॉन करंट में कितना। अपना अपना सवाल तो सामने है ना। लोन की अमाउंट भी मैं इधर ही उठाकर लिख देता हूं। 12% 90,000। 18,000 वैसे आप लोग ना चीकू हो, मैं तो बस उस्ताद मोहतरम एक दफा कह दे सही, वो तो 5 रुपए भी क्या दे तो हम जान मार देते थे। तब 5 रुपए की वैल्यू भी होती थी, जब से नॉन वैल्यू लोग आए हैं पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। हाँ जी, 12% 90,000 लोन की वैल्यू लिखी हुई है ऊपर। आपने बस ये बताना है। अच्छा, ये पेपर में देखें ना वो सवाल आता है ना कोई तो मकसद है ना कि इतनी दफा पेपर में सवाल आया, हर बच्चे को पता है कि ये सवाल पेपर में आ रहा है, फिर भी आई कैप दी जा रहा है। तो इसमें देखिए चीजें भी बड़ी अच्छी थी। 18,000 करंट में। आपका 18,000 करंट में और नॉन करंट में क्यों? नॉन करंट 72। नूर बाद पेमेंट कर रहे हैं। 10 बराबर किस्तें देनी है हाँ, तो 3 और साल में 2 नहीं है, एक ही किस्त है, साल में एक ही किस्त है। एक मिनट 1 बाय 1 मैं सबसे पूछूंगा, आपने बस बताना है कि करंट और नॉन करंट में कितनी अमाउंट आएगी। हाँ नूर, 9,000 करंट में और 81 नॉन करंट में। जैनब
पढ़ना शुरू किया है या नहीं? कुछ समझ में लग रही है? ये परेशानी हो रही है? कितनी तैयारी हो गई है? अच्छा, बस ये भी टाइम तो है, तो पेपर कब है? कि 2 पेपर है ना? इसमें ये कहाँ मसला रह गया था? दरम्यान में छुट्टियां की थी, फिर कोशिश भी नहीं की, तो अभी फिर कैसे कर रहे हो या कैसे करना है? अभी तो पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने हो गए? तो बस फिर करो खत्म। उसके लेक्चर ले रहे हो? लेक्चर मैंने दिया था। ठीक, हाँ जी, मारो 981 हिबा। फिर जो हमारा इंटरेस्ट पेबल है वो भी इसके अंदर। नहीं, वो तो अलग हो गया ना। इंटरेस्ट पेबल तो आपने क्या करना, साइज ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में लिख दोगे और साइज ऑफ इंटरेस्ट पेबल करंट लायबिलिटी में लिख दोगे। इसके अलावा 981 आपका 1872 हाँ चेंज हो रहा है। आप बताएं फजर, करंट पोर्शन ऑफ लोन और नॉन करंट लायबिलिटी। 9,000 ही आ रहा है फ्रंट में और लॉन्ग रन में 81 हाँ 11,250 करंट और बाकी जो बचेगा नॉन करंट। हाँ उमर आप बताएं। 972 तो नहीं हो सकता, नहीं सर 81 हो सकता है। 981 ये देखिए वो कह रहे कि पहली पेमेंट जो होती थी वो 1 अप्रैल हाँ 2019, हाँ दूसरी अगली जो आई है हाँ 2020 में आई। हाँ हमारा एरो हो रहा है हमारा जून है। 9,000 हो चुकी है सर, हाँ 9,000 आगे आएंगे, अच्छा तो टोटल में माइनस करेंगे 7। हाँ सिर्फ 13,000 13,000। सर ये 9,000 हमने एक अपने साल में दे दी, मेजोरिटी में हमारा 18,000। अब आप कहते हो करंट पोर्शन ऑफ लोन में 18,000 आएगा जी और बाकी 72,000 आएगा उसमें। सर नहीं 120,000 नहीं, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में कितना आएगा? बस 27,000 27,000 माइनस करेंगे। चलिए तो सारे करंट सारा ही करंट है। नहीं सारा करंट, ये तो जुल्म नहीं करना, ऐसा जुल्म नहीं करना, क्योंकि सारा करंट 10 सालों में देने, 10 सालों में देना ये एक साल में 10 इंस्टॉलमेंट 10 एनुअल किस्तें हैं, तब इज पेड 10 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। हम तो एक साल में एक साल में एक किस्त 11,000 11,250 करंट में और बाकी नॉन करंट में। अब सीधे होने लगे थोड़े थोड़े से। हम जो भी मैं चाहता हूं कोई 100 रुपया ले ले, या तो फिर मैं 100 रुपया सबसे इकट्ठा कर रहा था। 100 ऐसा करेंगे तो निशा तो कंगाल हो जाएगी। चले एक चलो बताओ तो सर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, तसल्ली है। अब ये देखो, ये सारी इंजॉयमेंट उन लोगों ने मिस कर दी जो लोग क्लास में नहीं आए। तो जब मर्जी क्या 100 रुपया? नहीं अच्छा देना ये बताया हुआ है, बताया हुआ है 1 अप्रैल सालाना हर साल कब देना है? अप्रैल को, हर साल के अप्रैल में, और हमारा ईयर एंड है 30 जून 19। नहीं मैं कहता हूँ कुछ और रुपया ले ले, थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पहुंच तो गए हो, बस एक छोटी सी बात है, बाकी तो पहुंच चुके हो आप। चले आप चाहती हैं कि आज अफ्तारी में कंट्रीब्यूशन हो मेरी तरफ से? जरा आप भी कोशिश कर लो, शेख तो पैसे को देख के आंसर था 11,250, किसी का था 12,000
पूरा हाँ जी। आपका 11,250, आपका 7,750 है दो installments पे। 2। क्योंकि एक ये हमने 1 अप्रैल 2019 को पे की और एक 2020 की 1 अप्रैल को। पर 18,000 और अब 72,000 कह रही है तकरीबन। चलो 9,000 हमने इस साल पे कर दिया, 9,000 अगले साल के अपने चोटी में देंगे। हाँ। बाकी होम ग्रांट पे चल नॉन कार्ड में कितना चला गया? देखो 90,000 पे था। 72 या 72 72। 72। अब आप चलो नॉन कार्ड में 72 और ग्रांट में बताओ कितना है? 9,000 9,000 या 18? एक तो नहीं सी था, एक तो पे कर एक पे कर वो दिया, liability को ना और एक वो लाइबिलिटी तो खत्म। ठीक है, और बाकी आप डन। वो अगले साल। अब इतना ये सारी करंट लाइबिलिटी में आएगा 10,000 और नॉन करंट में आएगा 80,000। वो स्टैम्प 9 माइनस करके 92। देखो एक किस्त तो हमारे साल के एंड पे हो चुकी है। पहली किस्त कब पे हुई? 1 अप्रैल 19 को। हम कहां पर खड़े हैं? क्योंकि जब भी करंट लायबिलिटी देखते हैं जिस ईयर एंड की डेट देखते हैं, ये बात तो पता है ना। वो कहता है जी इंस्टॉलमेंट पेमेंट शुरू की 1 अप्रैल 19 को, इसका मतलब है 30 जून 19 को जब हम खड़े हैं एक पेमेंट हो चुकी है। अब वो एक पेमेंट टोटल 10 है ना, 1 अप्रैल 18 को लिया था लोन, इसका मतलब एक पेमेंट पे हुई है। जितनी नहीं 9,000 की नहीं, जितनी भी है एक पेमेंट हो चुकी है। बाकी जो लोन हमारा 30 जून को वो पेमेंट के नेट ऑफ वो पेमेंट होगा या उस पेमेंट उस लोन के अंदर होगी? लोन के अंदर वो पेमेंट नहीं है क्योंकि वो पेमेंट हो चुकी है। अब लोन आपका बाकी 9 किस्तों वाला पड़ा हुआ है। ये तो 90,000 पड़ा हुआ है ना, ये 10 किस्तें नहीं है, ये है 9 किस्तें। तो 90,000 को 9 पे डिवाइड तो करो, 10,000 आएगा हमारा। कितना आएगा? 10,000। अब 10,000 पे करना है 1 अप्रैल 20 को। 1 अप्रैल 19 वाला तो 10,000 पे हो गया। टोटल लोन हमारा था 1 लाख। जब लोन लिया था ना 2018 में, कितना लिया था? 1 लाख। अप्रैल 2019 आया तो उसमें उसको 10 पे डिवाइड कर दिया, तो 1 लाख को 10 पे डिवाइड किया तो आया 10,000। तो 10,000 पे कर दिया कब? 1 अप्रैल 19 को। बाकी लोन कितना बच गया? 90,000। अब 90,000 की 10 बराबर किसी तो 10,000 मान रही है, एक पे हो गया। एक पे हो गई है ना, बाकी 9 किस्सें पड़ी हुई है। अब वो एक किस्त सारी किस्सें 10,000 की हैं क्योंकि इक्वल है। अब वो क्या करेंगे? 10,000 पे कर देंगे हम अगले साल, वो चल जाएगा करंट पोर्शन ऑफ लोन में, और 80,000 चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये तो इतना इसने खूबसूरत सवाल बनाया नहीं। अगर खूबसूरत बनाता ना तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसमें भी बड़ी मजे की चीज आनी थी। इसमें जो इंटरेस्ट में कैलकुलेशन जो साइंस फाइंड की ना, हमने 90,000 के ऊपर की है। पता क्यों 90,000 पे किया है? 1 अप्रैल तक पिछला इंटरेस्ट पे हो चुका था, तो 1 अप्रैल को बाकी लोन हमारा रह 90,000 गया था, इसलिए हमने 90,000 के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट ले लिया। वरना थोड़ा सा ये कहता ना कि पेमेंट थोड़ी पहले कर देता तो पिछला इंटरेस्ट 1 लाख रुपए के ऊपर भी लेना था। अगर वो पेमेंट हमारी 1 अप्रैल को ना करता तो तब तो 1 लाख रुपए लोन था, तो पिछला जो 6 महीने का इंटरेस्ट आया होगा ना, वो 1 लाख रुपए के ऊपर आया होगा। और अगला 3 महीनों का इंटरेस्ट कितना आया? 3 महीनों का। क्यों? क्योंकि उस वक्त 10,000 पे हो चुका था, बाकी 90,000 रह गया था। तो इस 90,000 में 10,000 चला जाएगा करंट पोर्शन ऑफ लोन के अंदर और 80,000 चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ओके जी, चले जनाब, हमारे टोटल 10 क्वेश्चन अब हो गए। अब जो मेरा टारगेट है कल क्वेश्चन में ये करवाऊंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना जो ये है कि ये एक वो प्रोविजन वाला डेल्टा तो अपने नाम से ही आता है एज इट इज, ये उम्र वाला, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट सिखानी है मैंने आपको, और उसके बाद जो 12 और 13 है ना, ये मैंने आपको उसके ऊपर करवाने हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप ना सैटरडे को सब लोग लाजमी है, बाकी तो मैसेज भी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा कि सैटरडे को लास्ट क्लास हमारी होगी, तो सब लोगों का हाजिर होना जरूरी है। ठीक है सर चैप्टर 1 के साथ उसके 2-3 क्वेश्चन